हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में सीखा कि क्वेश्चन को कैसे करके मतलब इक्वेशन फ्रेम करना हमने सीखा है ना। तो अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखेंगे हम। तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने तुमको कल बोला था कि करेंगे लेकिन नहीं कर पाए थे। यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, है ना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया था, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हैंडल कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो शुरू करें क्या भाई? तुम्हारा रेडी है पेन पेंसिल जो भी पेपर वेपर वो? चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया। ओ हो सर जी, रेक्टेंगुलर एरिया कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है सर। तो रेक्टेंगल किधर है अपन के पास? इधर में, इधर आ जाओ बेटी। अरे इसको उठाते कैसे हैं भाई? ठीक है ठीक है सर। सर रेक्टेंगल आ गया सर। क्या बोल रहा है सर? डायगोनल। सर डायगोनल कौन है सर? डायगोनल कौन है सर डायगोनल? अरे डायगोनल मतलब ये जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स है इसके बीच में जो लाइन होता है उसको बोलते हैं डायगोनल सर। क्या हो रहा है? हाँ सर, ये है सर अपन के डायगोनल सर। ठीक है सर। ये डायगोनल का लेंथ कितना है सर? 15 मीटर सर। 15 मीटर है सर इसका डायगोनल का लेंथ सर। एंड द लेंथ एक्सीड्स बाय ब्रेथ बाय 3 मीटर। ओहो सर, लेंथ के बारे में कुछ बोला है। देखो लेंथ के बारे में कुछ बोला है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। ठीक है सर। एंड द लेंथ मतलब ये जो है लेंथ, इसका बात कर रहा है सर। लेंथ क्या है सर? लेंथ जो है एक्सीड्स ब्रेथ बाय 3, मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा? x प्लस 3, ब्रेथ से 3 ज्यादा। ठीक है सर। तो लेंथ क्या है? x प्लस 3, लेकिन उसके लिए मुझे यहां पर ब्रेथ लिखना पड़ेगा x से। ठीक है सर, ठीक है। और डायगोनल दिया हुआ है। ओ हो सर, ये तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ लग रहा है। तुमको पाइथागोरस थ्योरम आता है? नहीं आता है सर। तो देख लो, पाइथागोरस थ्योरम मतलब बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। ठीक है। ये जो सबसे लंबा है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको बेस। लेकिन जो नीचे वाला है वो उसको नहीं, एंगल डिपेंड करता है कि बेस कौन है ना, परपेंडिकुलर कौन है। लेकिन अभी के लिए ये बेस है और इधर को परपेंडिकुलर। ठीक है सर। तो इसको h से डिनोट किया जाता है, h ऐसे करके लिख लो, बेस को b और परपेंडिकुलर को p। और इन तीनों का रिलेशन जो देता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। सर क्या रिलेशन है सर बताइए? तो रिलेशन वेरी सिंपल है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होएगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होएगा। तो दिस रिलेशन वाज गिवन बाय पाइथागोरस। तो इसी के लिए हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, चलो वही यहाँ पर यूज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, 15 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है सर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? सर 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 और 1 2 जा 2, तो 2 2 5 2 2 5 होता है सर। 2 2 5 होता है। और ये सर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपांड कर लीजिए सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो अभी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे है ना एडवांस लेवल क्वेश्चन आने लगेगा मैं इसको एक्सपांड ऐसे करना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जोड़ के एक ही बार में लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है सर। तो इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
और ये उधर जाने पर -2 to 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब इसको माइनस करो तो 2x² प्लस 6x। अब देखो 10 से माइनस करते तो यहाँ पर 15 हो जाता, लेकिन ये 9 से माइनस कर रहे हैं तो ये 216 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? और क्या यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ, 2 को कॉमन निकालने पर 216 डिवाइड बाई 2, 2 1 जो 2, 0 2 8 जो 16, ठीक है 8 आ रहा है। तो 2 कॉमन निकालने पर ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। तो बन गया इक्वेशन, बन गया ना इक्वेशन बेटे? बन गया कि नहीं बन गया सर? बन गया सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इधर में आते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नहीं हटाएंगे इसको, थोड़ा सा छोटा करके। कहाँ रख दें इसको? इधर में रख दें, ठीक है। चलो, तो इसको भी थोड़ा सा उधर करने से ठीक होता। चलो चल बेटे सेल्फी ले ले, हे 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 हे। चलो 1% ब्रॉट सम kg। हाँ, ये दिमाग लगाने वाला है सर, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है भाई। यहाँ बोल रहा है कि 1% जो है उसने कुछ kg शुगर खरीदा है 80 रुपीज़ में। तो लेटेस्ट से उसने क्या किया, ही बॉट, पर्सन ब्रॉट x kg sugar at ₹80। ठीक है, समझ में आया? x kg खरीदा 80 रुपीज़ में, तो 1 kg कितना होएगा? 1 kg शुगर कितना होगा? 80 बाई x रुपीज़ होएगा। ठीक है सर। अब दूसरा क्या बोलो, क्या बोल रहा है? इफ ही वुड गेट 4 kg मोर शुगर विथ दैट मनी, मतलब अगर वो उसी मनी से 4 kg शुगर और खरीद लेता, देन द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर विल बी 1 रुपीज लेसर। तो क्या बोल रहा है बोलो, अगर वो उसी पैसे से अगर 4 kg मोर शुगर खरीद पाता, समझ में आ रहा? पाता, अगर वो उसी पैसे मतलब 80 रुपए में ही 4 kg मोर शुगर, मतलब इफ ही कुड बाई कितना kg? 4 kg मोर, मतलब वो कितना खरीदेगा सर? x प्लस 4 kg खरीदेगा। कितने रुपए में? उसी रुपए में सर, 80 रुपए में ही सर। तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। समझ में आया? वो ऐसा नहीं तुम बोलोगे सर उसी पैसे में 4 kg कैसे खरीद लेगा, मतलब प्राइस थोड़ा कम हो गया ना, प्राइस थोड़ा कम हो गया तो इसलिए वो ज़्यादा खरीद पा रहा वही दाम में। नहीं समझ में आया? वो ऐसा थोड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर x kg शुगर वो 80 रुपये में खरीद रहा है तो वो ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा। क्यों? अगर दुकानदार उसका दाम घटा दे तो काहे नहीं खरीद पाएगा? पाएगा। ठीक है, तो x kg शुगर वो 80 रुपये में खरीद रहा है, अगर उसी पैसे से वो अगर 4 kg और शुगर खरीद पाता तो क्या होता? 1 kg शुगर का दाम इतना होता। तो यहां क्या बोल रहा है? इफ मतलब अगर ही कुड हैड गेट 4 kg मोर शुगर विद दैट मनी, देन द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर विल बी 1 रुपीज लेस। मतलब इस केस में 1 kg शुगर का दाम जो है 1 रुपीज लेस हो गया। वो तो देखते ही समझ में आ रहा है सर, कैसे? देखो, अगर 1 kg शुगर वो इतना रुपए में खरीद पा रहा है और यहाँ पर 1 kg शुगर वो इतना रुपए में खरीद पा रहा है, बताओ कौन ज़्यादा कौन कम है? सर ये जो है वो ज़्यादा मनी है और ये लेस मनी है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर बड़का नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये
कमती होगा, ये छोटका नंबर से डिवाइड कर रहे तो ये ज़्यादा होगा, ये x से डिवाइड हो रहा है, ये x प्लस 4 से, तो ये ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा तो ये कम होएगा। और वो कम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 रुपीज़। तो 80 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, और अगर हम, ये कम है ना तो कम को पीछे लिखना होता है, कम को पीछे लिखना होता है, ठीक है। अगर हम लोग 80 डिवाइडेड बाई x, ये बड़ा नंबर, और 80 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगा आराम से। इसको सॉल्व करने के लिए मैं बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, ये 80 को बाहर निकाल लो कॉमन, तो 80 बाहर हो जाएगा तो अंदर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4। अब इसका एलसीएम करो, x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स एक्स सेम है तो ये x प्लस 4 माइनस एक्स होएगा इज इक्वल टू 1, बाहर में 80, तो यहाँ पर ये जो x है वो मर जाएगा, दिख रहेगा तुमको, ये x मर जाएगा। हाँ सर दिख रहा है, तो इधर में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 320 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 320 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 320 उधर जाएगा तो 320 इज इक्वल, अरे यार उधर जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल्स टू 0। तो बन गया अपना इक्वेशन। अगर मेरे से कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तो यही है आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये लॉजिक समझ में आ गया तुमको तो काम बन जाएगा, ठीक है। x kg शुगर जो है वो 80 रुपए में मिल रहा है, तो 1 kg इतना में मिलेगा। अगर वो 4 kg और खरीद पाता तो 4 kg उसी दाम में 80 रुपए, तो 1 kg इतना हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है प्राइस में, 1, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, मतलब 2 स्टेशन है, ये स्टेशन ए मान लो, स्टेशन बी मान लो, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। अ ट्रेन वेंट टू सेकेंड स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेशन से वो सेकेंड स्टेशन में जा रहा है, ठीक है, इधर में ट्रैवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक ही स्पीड में जा रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन is 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन विल बी 2 आवर लेस। हाँ सही है, ये क्वेश्चन तो पिछले बार भी किया था। एक ट्रेन जा रहा है एक स्पीड में, अगर उस ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो वो 2 घंटा जल्दी पहुंच जाता। तो इसको 2 केस में कर लेते हैं, पिछले क्लास में भी किया था। केस 1, जब उसका स्पीड कम हो, स्पीड कितना हो, लेट से x किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। डिस्टेंस तो वही होएगा 300 किलोमीटर। हाँ सर, केस 2 कर लेते हैं कि स्पीड यहां पर क्या होएगा, सर यहां लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो मोर जब भी होगा तो प्लस करना होगा, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। डिस्टेंस तो वही होएगा 300 किलोमीटर। तो क्या यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला हमको आता है, अरे पिछले क्लास में ही तो बताया था सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस बाय स्पीड होएगा। सो डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड है x, ये टाइम 1 लिख लेते हैं इसको। टाइम 2 कितना होगा सर, डिस्टेंस है 300 और स्पीड जो है x प्लस 5। अब मुझे बताओ कि कौन सा टाइम बड़का है, कौन सा टाइम छोटका। सर ऑब्वियसली ये वाला जो टाइम होगा वो बड़ा होगा, ये वाला टाइम छोटा, क्योंकि ज्यादा स्पीड होने से जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब टाइम कम थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला टाइम छोटा होगा, ये वाला बड़ा। तो 300 बाई एक्स, बड़ा का टाइम माइनस छोटा का टाइम, इन दोनों को माइनस करने पर डिफरेंस कितना आएगा 2। तो फिर से 300 बाहर निकाल लो क्योंकि सेम है, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2।
अब अंदर में एलसीएम जो है वो कितना होएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स एक्स मर जाएगा तो x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 तो x 300 इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर कौन मर जाएगा बताओ सर, ये वाला मर जाएगा सर, ये और ये है ना, तो कौन बचेगा, 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5x इज इक्वल टू 2। अब 3 से ये मल्टीप्लाई 1500 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये नीचे वाला उधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये मेरा बन गया, एक रेक्टेंगल भी ठीक से नहीं बन रहा है सर, बन गया, लेकिन क्या इसको मैं और भी अच्छे से बना सकता हूँ क्या, क्या ये मैं और भी अच्छे से बना, अरे यार ये क्या हो गया, रेक्टेंगल बना लो भाई एक। चलो हाँ ये भी ठीक है। चलो क्या मैं यहां से 2 और बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हो, निकाल लो भाई, ठीक है निकाल लो। आगे बढ़ते हैं, इधर आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो। क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सर बोल रहा है सर, बढ़िया बातें बोल रही है सर। क्वेश्चन, अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग एट 366। ओहो, सोल्ड परचेज आ गया सर, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा सर। परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस है सर, कॉस्ट प्राइस कितना है 336। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंट इज एज मच एज, ओहो बढ़िया सेंटेंस लिखा है सर। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज is as much as the amount with which he bought the clock. bought मतलब bought नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस है क्या, क्लॉक सेलर सोल्ड, हाँ ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी सॉरी। तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस को x मान ले क्या, ठीक है सर। क्या हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आता है, हाँ सर, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस जितने प्राइस में बेचा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है एक्स इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है सर। और यहां पर अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई यही है जहां पर धोखा खा जाते हैं स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब ये तो है ना प्रॉफिट परसेंटेज, इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट क्लॉक, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट प्राइस होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, बस खत्म। मल्टीप्लाई करो, x इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, ये अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होके 33600 माइनस 100x। अब सबको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इक्वल्स टू 0। बस हो गया, हो गया रे बेटे, हो गया रे बेटे, हो गया हो गया हो गया बेटे, हो गया हो गया रे बेटे, हो गया रे बेटे, हो गया रे बेटे, हो गया रे बेटे, हे हो गया रे बेटे। काहे सेलेक्ट नहीं हो रहा भाई, ठीक है। सिंपल था कि नहीं था भाई, ये तो बच्चे, ये तो सीखा था ना क्लास 9 में, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था कि नहीं सीखा था बेटे, कि ऐसे ही मुंह उठा के आगे हो इधर में। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इफ
इफ द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम इज t km/h, मतलब एक ऐसा स्ट्रीम वाला सीखा था कि नहीं सीखा था सर? नदी वाला सीखे थे सर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, तो बना लेते हैं स्ट्रीम, ऐसे ऐसे नदी आ रहा है सर, ठीक है। अगर ये स्ट्रीम का वेलोसिटी जो है वो 2 km/h है, 2 km/h, ठीक है। देन द टाइम टेकन बाय, ये क्या है भाई? रतन मांझी, अरे मच्छर भाई हट जा, रतन मांझी टू कवर 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 10 आवर। ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा कहानी को समझो, ठीक है। कहानी को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा रे भाई, ठीक है सर। समझते हैं, आप बताइए। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम क्या है? गिवन, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना है? 2 km/h। और जब भी स्ट्रीम वाला क्वेश्चन हो ना, एक डाउन स्ट्रीम होगा एक अप स्ट्रीम होगा, ये याद रखना, ठीक है सर। तो इधर में डाउन स्ट्रीम करेंगे और इधर में अप स्ट्रीम वाला करेंगे, ठीक है। इधर में अप स्ट्रीम, इधर में डाउन स्ट्रीम, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बोलिए। ओके, डाउन स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड ऑफ बोट कितना होगा? स्पीड ऑफ बोट कितना होगा बताओ सर? नहीं पता, बोट का तो स्पीड ही नहीं दिया हुआ है, तो बोट का स्पीड को हम क्या मान लेते हैं? x मान लो, x से, हाँ सर। तो डाउन स्ट्रीम जाते वक्त बोट का स्पीड x+2 होएगा, x km/h लिखने से बेहतर होता, x km/h लिखने से बेहतर होता, ठीक है सर। x+2 km/h। अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या होगा सर? बोट का स्पीड x है तो वो 2 km/h से कम हो जाएगा सर। अपस्ट्रीम ऊपर में जा रहा है ना, ठीक है, ठीक है सर। और डिस्टेंस सर, डिस्टेंस तो यहां पर 21 किलोमीटर होएगा, क्योंकि बोला हुआ है ना, टाइम टेकन बाय रतन मंझी टू कवर 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर जाते वक्त भी 21 किलोमीटर, नीचे जाते वक्त भी 21 किलोमीटर, ठीक है सर। तो यहाँ पर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? वही फॉर्मूला जहां लिखा था पिछले। सर टाइम मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, सर टाइम मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। ये अप का टाइम है, ये डाउन का टाइम है, तो टी क्या होगा? टाइम डाउन, डिस्टेंस है 21 और ये जो है स्पीड है x+2। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो है 21 और स्पीड जो है x-2। और ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हेलो बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम और ये टाइम को ऐड करने पर आएगा 10 घंटा, क्योंकि ऊपर जाना और नीचे आना टोटल 10 घंटा है, ठीक है सर। तो टाइम डाउन प्लस टाइम अप को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा आंसर, ठीक है सर। करते हैं सर, कुछ करते हैं सर। सो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस 21 x-2 इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करो तो फ्रेम हो जाएगा इक्वेशन। इधर में फ्रेम कर देते हैं, इधर में कर देते हैं x+2 x-2 ये हो जाएगा एलसीएम। हेलो, हाँ सर। और बाहर में 21 निकाल देंगे तो सही रहेगा शायद ना। चलो बाहर में 21 निकालते हैं पहले। 21 को बाहर निकाला, फिर अंदर में होएगा 1/x+2 प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 10। जल्दी जल्दी करेंगे। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर x+2 x-2 तो x-2 आएगा प्लस, है ना, तो x+2 कैंसिल, अरे हट जा रहे भाई। x-2 कैंसिल, तो ये x+2 हो जाएगा।
21 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर में जब हम इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा ये मर जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करने पर 42x इज इक्वल टू ये उधर जाके 10x स्क्वायर माइनस 40। समझ में है क्या हुआ? ये जो 21 है ना, ये जो 21 है ना वो मल्टीप्लाई हो गया सर, ये जो 21 है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई होके 42x बना, और ये जो है वो उधर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बना 10x स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, चलो सर आगे में क्या होगा, उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। बस अब 2 कॉमन निकालने से हो जाएगा, शायद 2 कॉमन निकालो तो 2 कॉमन निकालने पर ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन निकालने पर 21x माइनस 2 कॉमन निकालने पर ये 20 इज इक्वल टू 0। शायद तुमको समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूं। चलो चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। चलो थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए, लेकिन कॉपी हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय मजिद इज 3 आवर मोर देन माहिम। ओके सर, ये सेंटेंस से ये पता चला कि माहिम जितना घंटा में गार्डन क्लीन करेगा मजिद उससे 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ठीक है सर, तो 2 आदमी है, एक है महिम और दूसरा है मजिद। ठीक है सर, तो मजिद इज 3 आवर, टाइम टेकन बाय मजिद इज 3 आवर मोर देन महिम। सो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 3 घंटा काम कर रहा है ना, 2 आवर काम करने में लग रहा है, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। इधर टाइम लिखना है, उधर कितना काम खत्म हुआ वो लिखना है। तो महिम तो x मान लेते हैं, तो इधर लिखते हैं महिम टेक्स x आवर टू क्लीन, CLEAN क्लीन, इसको मिटा देते हैं, CLEAN क्लीन 1 गार्डन। ठीक है, फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही रखना है, इधर में टाइम, इधर में कितना काम। तो जैसे ये लिखो तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेंटेंस आ जाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, महिम टेक्स 1 आवर टू क्लीन 1/x गार्डन। ठीक है सर, तो सेकेंड सेंटेंस ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है सर, दूसरा मस्जिद का लिख लेते हैं सर। मस्जिद टेक्स कितना लेगा, अगर ये x लेगा तो मस्जिद कितना लेगा, x लेगा तो मस्जिद कितना लेगा सर, 3 + x या तो x + 3 टू क्लीन 1 गार्डन। तो अगर ये सेंटेंस लिख रहे हो तो अगला सेंटेंस ऑटोमेटिकली आएगा। सर अगला सेंटेंस कौन सा होगा, मस्जिद टेक्स 1 आवर टू क्लीन 1/x + 3 गार्डन। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर। मतलब 2 घंटा में अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो खत्म हो जाएगा काम। तो 2 घंटा में ये कितना काम खत्म करेगा सर, रुकिए सर अभी लिखते देते हैं। मस्जिद टेक्स 2 आवर टू क्लीन, कितना काम खत्म करेगा, 2/x गार्डन। ठीक है सर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मस्जिद टेक्स 2 आवर, 2 घंटा में कितना काम कर दूंगा, टू क्लीन 2/x + 3 गार्डन, है ना। अगर 1 घंटा में इतना गार्डन क्लीन करेगा तो 2 घंटा में उसका डबल गार्डन क्लीन कर देगा वो। अगर ये दोनों काम कर रहा है टुगेदर
टुगेदर वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अगर 2 घंटा एक साथ काम करे, अगर 2 घंटा एक साथ काम करे तो कितना काम खत्म होगा सर? 2 घंटा एक साथ काम करेगा तो पूरा काम खत्म हो गया, 1 काम खत्म हो जाएगा सर, एक काम खत्म हो जाएगा। तो 2 घंटा में ये कितना काम खत्म कर रहा है बताओ? ओ बेटे सर 2 घंटा में ये इतना काम खत्म कर रहा है और 2 घंटा में ये इतना। तो अगर इन दोनों एक साथ काम करेगा तो 2/x प्लस 2/x+3 कितना हो जाएगा? एक काम खत्म हो जाएगा। समझे सर? लेकिन 4 घंटा हो गया। अरे भाई अगर मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं तो वो भी तो 2 घंटा काम करेगा, मैं 2 घंटा काम करूंगा, वो 2 घंटा काम करेगा, दोनों एक जन 2 घंटे में एक काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखो बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर। मतलब एक काम को वो लोग 2 घंटे में खत्म कर देगा। तो टुगेदर 2 घंटा काम करेगा तो वो एक काम खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, x × x+3। ठीक है, तो x कैंसिल, तो 2 × x+3, x+3 गया तो 2x = 1। तो ये हो जाएगा 2x+6 + 2x = ये उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा x² + 3x। अब सबको इधर लेके आओ, तो x², सॉरी इधर नहीं लेके आते हैं, उधर लेके जाते हैं। ठीक है, उधर लेके जाते हैं। ठीक है सर, उधर लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x² + 3x उधर ही बैठेगा, 2x उधर जाएगा तो -2x, ये भी उधर जाएगा तो -2x, ये भी उधर जाएगा तो -6 = 0। तो x², ये -4x तो -x -6 = 0 बन गया अपना इक्वेशन रे बाबा। ओ भाई हाँ सर जी बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कलरफुल दिख रहा है क्या? चलो दिख ही रहा होगा। तो ऐसे करके करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट्स। ओहो हो, क्या ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। द यूनिट डिजिट 10 डिजिट आता है तुमको? हाँ सर, 2 नंबर होता है सर, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है? द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाई 6। मतलब यूनिट डिजिट जो है 10 डिजिट से 6 ज्यादा है। तो अगर 10 डिजिट x है तो ये कितना होगा? x+6। यूनिट डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाई 6। मतलब 10 डिजिट से यूनिट डिजिट 6 ज्यादा है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज लेस बाई 12 फ्रॉम द नंबर। ओके सर, ओके सर, तो यहां लिखते हैं लेट द 10 डिजिट्स बी x। सो यूनिट डिजिट कितना होगा? x+6 अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर मैं एक चीज तुमको सिखाना चाहता हूं जिसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे कि अगर मेरे पास 76 है तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करके लिखते हैं सर? 7 × 10 + 6 76। अगर मेरे पास 23 है तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर? 2 × 10 + 3। ऐसे ही अगर मेरे पास अल्जेब्रिक नंबर है xy तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर? वेरी इजी, x क्योंकि ये 2 है तो 2 था, x है तो x × 10 + y। ठीक है, ये याद कर लेना, ये काम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे आओ, इधर में आओ। तो अगर मैं नंबर लिखना चाहूं, अगर मैं इसका नंबर लिखना चाहूं, है ना, ये डिजिट्स का नंबर लिखना चाहूं एक्सपांडेड फॉर्म में तो कैसे होगा? द नंबर इज, द नंबर कितना होगा? नंबर जो है वो होगा 10 डिजिट में x है तो 10 × x
10 डिजिट में x है तो 10 इंटू एक्स, प्लस यूनिट डिजिट में कितना है x प्लस 6, तो ये होगा वो नंबर। ठीक है, ये लॉजिकली समझो, ये एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है सर, अब आप सॉल्व करते हैं सर। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स कितना होगा सर? पहला डिजिट जो है वो x है और दूसरा जो डिजिट्स है वो है x प्लस 6, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स x ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स मतलब x प्लस 6 इज 12 कम थी फ्रॉम द नंबर, जो नंबर है उससे 12 कम, 10x प्लस x प्लस 6 जो नंबर है उससे 12 कम। प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज 12 कम देन द नंबर, नंबर तो ये है ना अपने पास, नंबर तो ये है। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा। किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये वेरी इजी है भाई, वेरी इजी। क्या सर आप तो इजी बोल के सब कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो वेरी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। यहाँ लिखा है द यूनिट डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स टेंस डिजिट बाय 6, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक है इससे मैंने ये लिखा कि यूनिट डिजिट्स x होगा, सॉरी टेंस डिजिट अगर x है तो यूनिट डिजिट x प्लस 6। तो मेरे पास अगर टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट है तो नंबर कैसे लिखें? ऐसे करके लिखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म से सर, एक्सपांडेड फॉर्म से। टेंस डिजिट्स को x 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट डिजिट को इधर लिख लेते हैं, और फिर लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स ये हो गया पहला डिजिट और दूसरा डिजिट का प्रोडक्ट। अब यहां पर मेन है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज लेस बाय 12 फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर से 12 माइनस करेंगे तो ये होगा। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 10x प्लस x, तो ये जो है 10x प्लस x हो जाएगा 11x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, सब इधर लेके आओ। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस तो -5x है ना, 5 ये होगा शायद, हाँ 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसको क्या करें, इसको इधर ले आए क्या, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा छोटा करके इधर, और इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट के लिए था। ठीक, अब ये वाला देखो, देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। तो ये सेंटेंस समझ सुन के क्या आया तुमको? सर हमको तो कुछ नहीं आया, टोपा ब्रेन जो लेके घूम रहे सर इधर उधर। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि रेक्टेंगल ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, इसका कलर जो है येलो रखते हैं सर। एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर, और उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड के चारों ओर फिर एक और रेक्टेंगल है, और ये इक्वल विद का है सर, ऐसे करके इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेते हैं सर। ठीक है सर, मतलब ये जो है ये प्लेग्राउंड है सर। क्या है सर? प्लेग्राउंड है सर। कहां लिखा हुआ है? देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विद अराउंड आउटसाइड द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। तो ये एक प्लेग्राउंड है और उसके अराउंड ये रोड है, ये रोड है, ये वाला रोड का जो चौड़ाई है वो बराबर है चारों तरफ। तो अगर मैं यहां से इसको x मान लूं, ये x है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा चौड़ाई x, ये चौड़ाई x है तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि चौड़ाई x है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। तो लेट
द विड्थ ऑफ रोड बी एक्स। तो अब यहां पर दो रेक्टेंगल है, एक बड़का रेक्टेंगल है, एक छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे तो टू रेक्टेंगल्स, तो ऐसा ऐसा करके लिखते थे, बिग रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल का लेंथ कितना है लिखा होगा शायद 45 मीटर, और ब्रेथ कितना है लिखा होगा 40 मीटर। ये बिग नहीं, ये छोटा वाला का है, ठीक है, स्मॉल। ये अंदर वाला है, देखो, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैविंग लेंथ दिस मच एंड ब्रेथ दिस मच। तो ये तो रेक्टेंगल का है, बाहर रोड वाला तो नहीं है, ठीक है। तो बिग रेक्टेंगल के लिए लिखते हैं, बिग रेक्टेंगल, बिग रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा सर? इसका लेंथ सर अंदर वाला का जो है लेंथ वो 45 है ना, तो ये वाला हो जाएगा 45 प्लस 2x। हेलो, यहां से यहां 45 है, तो ये x और ये x जुड़ जाएगा ना, तो 45 प्लस 2x हो जाएगा, 45 प्लस 2x। और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा सर? ब्रेथ जो है वो 40 है, और इधर का x और इधर का x जोड़ के सर 40 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और दिया हुआ है एरिया ऑफ अ रोड, रोड का एरिया दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो मेरा दिमाग, ध्यान से सुनो। अगर ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है और ये छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है सर, आगे बताइए। अब अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है तो कैसे करके फाइंड करें सर? इट्स वेरी सिंपल सर। अगर आपको ये बड़का रेक्टेंगल का एरिया पता है, एरिया ऑफ बिग, और ये छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया पता है, उसको माइनस कर दीजिए सर। बड़का एरिया माइनस छोटा एरिया करने पर ये बीच का एरिया आ जाएगा सर, वही यहां पर करना है हमको, तो हमको एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ रोड जो है, एरिया ऑफ रोड जो है वो कितना होगा? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने तुमको पहले ही बता दिया। एरिया ऑफ रोड कितना है? 450। तो 450 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर मतलब बड़का, तो बड़का में लेंथ कितना है? 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 45 इंटू 40, 45 इंटू 40, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर। चलो इतना में हटाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले यहाँ कर लेते हैं। 450 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें सर? सर 45 इंटू 40 प्लस 2x प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 40, तो 45 इंटू 4, 5 4 जो 20, 4 16 17 18 1800, ठीक है सर। अब इसको मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो 450 इज इक्वल टू 45 इंटू 4 करने पर 1800, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 90 प्लस 90x। अब उधर फिर मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 इंटू 40 जो होता है वो 80x होता है, फिर उधर मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जो 4, ये 2 है क्या? ये कितना है ये? हाँ 2 2 जो 4x माइनस, ठीक है सर। तो ये माइनस 1800 प्लस 280 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 450 इज इक्वल टू 90 प्लस 80 कितना होगा? 80 80 160, तो 170x प्लस 4x। अब सबको इधर लेके आओ, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बना फिर, ओह ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस
170x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। तो बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी है भाई। ठीक है, चलो तो क्या इतना तुमको समझ में आया? क्या यहाँ पर कुछ कॉमन निकल जाएगा? 16 1 नहीं 4 2 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, कर लेना खुद से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है आगे। चलो शायद खत्म ही हो गया है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम मैथ्स को थोड़ा सा समझने लग जाएंगे तो मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा, मैं होमवर्क दे दूंगा कि कर लेना भाई, अगर नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम में रीच आउट करो, वहां पर करते हैं। ठीक, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।